हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, हम इस वीडियो में जो भी असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन करेंगे इन ए डिटेल्ड मैनर। द डिस्कशन विल बी इन ए डिटेल्ड मैनर, क्योंकि पूरा का पूरा जितना भी सब्जेक्ट वहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, आई विल ऑल्सो शो यू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आपको घबराने का बात नहीं है कि मतलब ऑथेंटिक वीडियो है कि नहीं, ऑफिशियल नोटिस लेके आया है कि नहीं। मतलब कोई कोई को लगता है ना कि अपने मन से ये सिलेबस बता दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा ऑफिशियल नोटिस के साथ जितने सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में डिटेल कौन सा चीज आपको पढ़ना है वो बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो को देखिए। We will have the discussion of the most important topics having maximum weightage in the Assam competitive exam। मैं बहुत दिनों से असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो आपको वहां भी लेके जाऊंगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आपको मिल सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो आपको पता ही चल गया इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ग्रेड 4 का नोटिफिकेशन आपके लिए आया था। उस ग्रेड 4 के नोटिफिकेशन को मैंने क्या किया है, बहुत बड़ा सा नोटिफिकेशन था तो मैंने एक जगह में उसको पॉइंट आउट कर दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वहां पे ग्रेड 4 के नोटिफिकेशन में। तो ग्रेड 4 के नोटिफिकेशन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बेस्ड रहेगा आपका ऑन द SCERT सिलेबस ऑफ क्लास 4 टू क्लास 10th, जो कि आपका HSLC बोर्ड का होता है। तो क्लास 8 टू क्लास 10th में आपका जो भी इंग्लिश का सिलेबस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट द ग्रामर पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट द ग्रामर पार्ट आपको ध्यान रखना है। ग्रामर पार्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं लास्ट में आपको खुद ही कह रहा हूँ कि डिटेल्ड इसका बात आपको बताऊंगा कि क्या डिटेल्ड इसमें आएगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन में उन्होंने कह दिया कि इंग्लिश आएगा। अब इंग्लिश के अंदर क्या क्या, तो यही प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को, तो इसका आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। मैं लास्ट में आपको सब कुछ डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या आ सकता है। सोशल स्टडी में क्या डिटेल आएगा, जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब आएगा। जनरल नॉलेज आपको मैं बताऊंगा लास्ट में कि क्या आने वाला है। मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया था कि ये 5 चीज आपका रहेगा। उसके बाद आपको कहा गया है कि देयर विल बी 135 मार्क्स फॉर 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में आपको 135 मार्क्स रहेगा। दैट इज आपके लिए वहां पे 2 आवर्स आपको मिलेगा एग्जाम में। और उसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर इनवाइटिंग देम फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस स्किल टेस्ट विल बी इन द रेशियो 1:2। ये 1:2 के रेशियो में होगा। मतलब कि 2 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। 2 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में भी एक कैंडिडेट को ही सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2 सेलेक्टेड में से भी 1 को आपका सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका स्किल टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। नहीं तो पता चला आप लास्ट तक सेलेक्ट हो चुके हैं लेकिन आप स्किल टेस्ट में जाके मतलब कुछ नहीं कर पाए, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो ग्रेड 4 के लिए था। चलिए अब ग्रेड 3 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लास्टली चलेंगे पूरे डिटेल सिलेबस में। तो ग्रेड 3 में क्या आपको देखना है, चलिए देखते हैं। ग्रेड 3 में आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, वो ऑफिशियल नोटिस, हम डायरेक्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की तरफ। जो आसाम ट्रिब्यून में आपका आया था ऑफिशियल नोटिस, जो ये आसाम ट्रिब्यून का ऑफिशियल नोटिस है, तो इसमें आपका क्या बताया गया था फॉर ग्रेड 3। ये आपका ग्रेड 3 पोस्ट के लिए है। जो एडवर्टाइजमेंट आया था क्लास 3 पोस्ट, दैट इज द HSSLC, जो क्लास 12 लेवल का एक पोस्ट है और साथ में आपका एक ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है। दिस इज द पोस्ट फॉर द ग्रेजुएशन लेवल। आप देख सकते हैं यहाँ में एग्जाम डेट भी मेंशन कर चुका है, जो कि 28/08/2022 है। तो एडमिट आपका फर्स्ट वीक ऑफ आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। अगस्त का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको तैयारी चालू कर देना। आपको तो पता चल गया कि एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। और एक चीज आप देख सकते हैं कि टाइमिंग जो एग्जाम का दिया हुआ है, इट विल बी ऑन द सेम डे 10 to 12 PM। 10 AM से 12 PM में सेम डे होगा और 2 PM to 4 PM सेम डे होगा। तो सेम डे में 2 एग्जाम, तो आपके लिए अच्छे, ये एक ही प्रिपरेशन से आप कर सकते हैं जाके। लेकिन होता है कभी कभी कि बहुत ज्यादा एग्जाम दे देने से एक दिन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है किसी बच्चों को, लेकिन आपको वो सब ध्यान में नहीं रखना है। अपना बेस्ट देना है, एक दिन ही तो एग्जाम देना है, तो बेस्ट आपको दे के आना है। सारा कुछ दिमाग में रहेगा। आप समझ सकते हैं कि 12 का एग्जाम, आपका बैचलर का जो डिग्री का एग्जाम होगा, वो आपका 12 का एग्जाम उसके लिए एक प्रैक्टिस होगा, क्योंकि आप पहले ही सुबह जाके 2 घंटे का एग्जाम देंगे और उसी प्रैक्टिस से आप फिर
फाइनल मैच खेलेंगे। तो इसी तरीके से समझ के आप एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सब्जेक्ट और टॉपिक्स क्या क्या है। इसमें भी सोशल स्टडी, सोशल साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रहा होगा कि इस सब्जेक्ट का वेटेज पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि 50-60 मार्क्स का जीके आ गया और सब सब्जेक्ट को नहीं देखा गया है। यहाँ पे सारा सब्जेक्ट आपका इक्वल प्रायोरिटी का रहेगा, तो सारे सब्जेक्ट में ध्यान देना है। ऑल्सो फॉर बैचलर आपका सेम टू सेम बताया गया है, जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है सेम टू सेम सिलेबस है। अब इसका डिटेल सिलेबस हमको कहाँ पता चलेगा, तो मैं हूँ आपके लिए यहाँ पे डिटेल सिलेबस आपको बताने के लिए। आई विल गिव यू द डिटेल सिलेबस इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। आपको ये वीडियो को देख के बोर नहीं होना है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा आगे जाके, ठीक है। तो नेक्स्टली हम क्या देखते हैं, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि और इसमें क्या बताया गया था इस नोटिफिकेशन में, और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सेकेंड पेज इस नोटिफिकेशन का ये है आपका, जिसमें आपको बताया गया है कि जो एग्जामिनेशन होगा फॉर द पोस्ट विथ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन HSLC का, ड्राइवर का, विल बी हेल्ड सेपरेटली। तो ड्राइवर का जो पोस्ट होगा, ये आप, मुझे लग रहा है कि ये जो 2 नंबर पॉइंट से थोड़ा कट गया है, मैं बता दे रहा हूँ आपको साइड में, कि ये जो ड्राइवर का जो पोस्ट है वो आपका, उसका एग्जाम अलग से होगा। दिस पोस्ट एग्जाम विल बी हेल्ड, मतलब सेपरेटली एग्जाम होगा आपका, ठीक है। और क्लास 8 और क्लास 10 का एग्जाम तो आपको पता ही ग्रेड 4 में आ जाता है, लेकिन ये ड्राइवर का जो पोस्ट है उसका एग्जाम सेपरेटली आपको देखने को मिलेगा। इट विल बी डन सेपरेटली। तो इसके लिए आपको सेपरेटली एग्जाम होगा, इसका बता दिया गया। तो इसका एक नोटिफिकेशन आएगा, जब भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है मैं हूँ यहाँ पे आपको सबसे पहले बताने के लिए। देयर विल बी a total of 100 multiple choice question carrying 1.7 marks each of examination for the post of minimum required qualification of bachelor degree with computer certificate diploma। यहाँ पे कहा गया है कि 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 100 मार्क्स, सॉरी 100 टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपका इसमें। और यहाँ पे ये आपका बैचलर डिग्री के लिए बताया गया है, जिसमें हर एक क्वेश्चन का मार्किंग आपका 1.75 रहेगा। इसीलिए ये पेपर 175 मार्क्स का बन रहा था। बहुत लोग सोच रहे थे कि 175 क्वेश्चन होंगे, क्या नहीं, 170 मार्क्स, 75 मार्क्स का पेपर इस तरीके से आपका बन रहा था। उसके बाद देयर विल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1.5 मार्क्स फॉर द मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ HSSLC। तो ये आपका क्लास 12 लेवल के लिए जो एग्जाम होने वाला है, 12 लेवल के लिए, उसका जो एक क्वेश्चन का मार्किंग है वो 1.5 मार्क्स है। 1.5 मार्क्स, तो इस तरीके से आपका 150 टोटल मार्क्स बन जाता है। तो इस तरीके से आपका 175 और 150 का मार्क्स बन रहा था। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबने पूछा है कि सर नेगेटिव मार्किंग, सो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो जितने क्वेश्चन आते हैं ज्यादा से ज्यादा सही करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद थोड़ा बहुत तुक्का चल सकता है आपका। उसके बाद द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर इनवाइटिंग देम फॉर द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वही 2:1 1:2 के रेशियो में। 1:2 का रेशियो का मतलब आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि 2 कैंडिडेट को वो लोग सेलेक्ट करेंगे हर एक पोस्ट के लिए। फॉर ईच सीट दे विल सेलेक्ट 2 कैंडिडेट, हर एक सीट के लिए 2 कैंडिडेट जाएंगे, उसमें से कोई एक सेलेक्ट होगा। तो आपका स्किल टेस्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स स्कोरिंग आइडेंटिकल मार्क्स इन द रिटन एग्जाम विल बी इनवाइटेड फॉर अपियरिंग इन द प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जिनका इक्वल मार्क्स भी आ जाता है उन्हें भी बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट देने को। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ज्यादा कम में तो आपका पहले कट ऑफ के हिसाब से सिलेक्शन हो गई, लेकिन अगर इक्वल मार्क्स भी आ जाता है तब भी दोनों को बुलाया जाएगा आपका स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये तो बार बार आपको बताया जा रहा है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी आपका एक एग्जाम होगा, कुछ नंबर का एग्जाम होगा, आपका MCQ बेस्ड भी हो सकता है, कुछ आपको वहां पे कंप्यूटर में करने को भी दिया जा सकता है। तो इसका अभी डिटेल नोटिस नहीं आया है, इसमें आपको बता दिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। डिटेल SOP कंडक्ट रिटन एग्जाम मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इशूड सेपरेटली बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज द सेवा बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका, आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे यही आपका नोटिफिकेशन में कहा गया है, दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपका आया हुआ है फॉर द ग्रेड 3 एंड द ग्रेड 4। ग्रेड 4 के लिए भी मैंने आपको बता ही दिया, और ग्रेड 3 के लिए ये आपका था। तो नेक्स्ट हमें और क्या देखना है, तो हमने तो ये सारा सिलेबस देख लिया, बट इसका डिटेल सिलेबस क्या है। तो डिटेल सिलेबस की ओर चलते हैं डायरेक्टली, बिना टाइम वेस्ट किए, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। तो अब अगर हम डिटेल सिलेबस की ओर चलें, तो डिटेल सिलेबस की ओर चलते हैं हम। तो डिटेल सिलेबस देखते हैं यहाँ पे क्या आपका दिया हुआ है। तो डिटेल सिलेबस अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जनरल नॉलेज आपका बार बार कहा जा रहा था। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है आपका जो एग्जाम में आ रहे हैं, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल इशूज,
Also scientific observations, countries and capitals, science and innovation, world organization, famous places in India, books and authors, new invention, political science. This political science come in your SSC, सॉरी सोशल स्टडीज, ठीक है, यही आपका सोशल स्टडी के अंदर ही आ जाता है जो आपका मेंशन किया गया है। तो पॉलिटिकल साइंस आपको वहीं से पढ़ लेना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अबाउट इंडियन एंड नाइबरिंग कंट्रीज, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोशल साइंस, जो कि आपकी क्लास 8 में मिलेगा आपको। नेशनल करंट अफेयर आपको पढ़ना है, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट डेट आपका म्यूजिक, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री। तो ये जो इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन डांस है, ये सब क्या है आपका, तो ये सोशल साइंस का ज्योग्राफी का पार्ट है। आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट होता है ज्योग्राफी रिलेटेड पार्ट है, और साथ में आपका हिस्ट्री रिलेटेड पार्ट है ऑफ सोशल साइंस। तो आप समझ रहे होंगे उनका सोशल साइंस कह देने का मतलब क्या है। सोशल साइंस कह देने का मतलब है कि आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। तो एक चीज तो है कि आपका सिलेबस बहुत ही वास्ट कर दिया गया है, लेकिन आपको दिमाग से पढ़ना है, एक ट्रिक से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आता है आसाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस हिसाब से हमें तैयारी करना है। और इस ट्रिक को करवाने के लिए और हर एक वीडियो को मैं लेके आऊंगा आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि आपको असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए लास्ट तक इसमें वीडियो मिलेगा। मैंने डीएचएस के लिए वादा किया था, डीएचएस के लिए मैंने पूरा कंप्लीट सीरीज कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। जो भी आपका ग्रेड 4 और ग्रेड 3 का टेक्निकल का एग्जाम होने वाला है, ग्रेड नॉन टेक्निकल का एग्जाम जो अभी बचा हुआ है ग्रेड 4 का और ग्रेड 3 का, वो दोनों के लिए मैंने कम से कम नहीं भी तो आपका 10 to 12 वीडियोस कराए हैं। साथ में आपका मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक का वीडियो अलग से, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड एक्सेस द वीडियोस। तो आगे देखते हैं और क्या है इसमें, और कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी तक बात किया था आपका यहाँ तक नेशनल डांस तक, साथ में हैंडीक्राफ्ट, उसके बाद ट्राइब्स, डिसाइड, आर्टिस्ट, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, आप देख रहे हैं इकोनॉमी इशूज। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक इशूज भी आपका सोशल साइंस में आ जाता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था जो जनरल नॉलेज में सारे एग्जाम में आता है वही आपका सोशल स्टडीज में। तो डरना नहीं है कि सोशल स्टडीज अलग से दे दिया हमें, तो मैं उस तरीके का आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जहां पे आपका सोशल स्टडीज के साथ साथ ही जनरल नॉलेज कवर होगा। ठीक है, दिस इज द स्टैटिक पार्ट। अब थोड़ा असम का एग्जाम है, तो असम में से क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है, तो असम हिस्ट्री, लिटरेचर ऑफ असम, ज्योग्राफी ऑफ असम और करंट अफेयर्स ऑफ असम, क्या क्या हो रहा है अभी करंट में। तो इससे रिलेटेड आपका एक सीरीज में चला ही रहा हूँ जिसका नाम है आपका असम हिस्ट्री और असम जीके, अलग से 2 सीरीज चला रहा हूँ, उसमें अभी 3 या 4 पार्टी आए हुए हैं। आगे मैं ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक्स है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एप्टीट्यूड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं टाइम एंड स्पीड। प्रोबेबिलिटी इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ज्यादा एग्जाम में नहीं आता, तो मैं इसे कट कर रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्वेश्चन, कि किसी का एज इतना हो गया या 10 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। अर्थमेटिक का एप्टीट्यूड क्वेश्चन अर्थमेटिक रिलेटेड, जिसमें टाइम एंड वर्क और ये सब आ जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपके टाइम एंड वर्क आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा आपको आगे, मुझे लग रहा है, तो आगे देख लेते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, जो ग्राफ का क्वेश्चन आता है, इनइक्वालिटी रिलेटेड सब क्वेश्चन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दोनों तो जान है आपका, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नंबर सीरीज बहुत पूछा जाता है। असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एज प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप कट कर सकते हैं, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरेज इंपॉर्टेंट है आपका, पाइप एंड पिस्टन, पार्टनरशिप, बोट रिलेटेड क्वेश्चंस, मिक्सचर एलिगेशन, मेंसुरेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग इज द चैप्टर ऑफ रीजनिंग, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया, आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैथ्स रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं आगे। आगे अगर हमको देखना है तो हम देख सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज में, जो बार बार कह रहा हूँ कि कंप्यूटर का स्किल टेस्ट के समय कुछ मार्क्स का एग्जाम होगा, और हमारे सिंपल एग्जाम में भी कंप्यूटर का कुछ कुछ पूछा जाएगा पार्ट। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, एमएस ऑफिस, कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू विंडोज, कंप्यूटर सिस्टम एंड एमएस वर्ड, दिस आर द मोस्ट सिंपल एंड बेसिक टॉपिक्स। आपको इतना ही करके जाना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इतना का तो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप एक कैशियर, अकाउंटेंट, ये सब का पोस्ट भर रहे हैं ना, तो इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखें अगर रीजनिंग का, तो नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल क्लासिफिकेशन, एसेंशियल पार्ट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट उतना नहीं है आपके लिए। मशीन डेफिनेशन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ से मेकिंग जजमेंट जो है, वर्बल रीजनिंग है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसके बाद स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस है। ठीक है, उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट्स है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे कुछ कुछ मेंशन नहीं किया गया, आपको साइड से मैं मेंशन कर देता हूँ। कैलेंडर का टॉपिक जो होता है आपका,
कैलेंडर का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद जो कोडिंग एंड डिकोडिंग में यहाँ पे बताया गया था आपको, अल्फाबेटिक कोड एंड डिकोड का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देता हूँ साइड में। यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया। ये एनालाइजिंग आर्ग्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिकल गेम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कोर्स ऑफ एक्शन ठीक है आपका, स्टेटमेंट ठीक है, थीम डिटेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट जो है आपका, लॉजिकल डिडक्शन ये सब कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स का जो क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लीकेशन साइन, प्लस साइन, माइनस साइन, डिवाइड साइन को हटाने का ऑपरेटर क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको साइड से यहाँ पे बताई दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका कैलेंडर हो गया, साथ में आपका क्लॉक का क्वेश्चन जो आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सम वाट ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग जिसमें आपका मिरर इमेज है, आपको वो देख लेना है, ठीक है। तो साइड से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो नहीं दिया गया है यहाँ पे, कुछ कुछ मिस भी है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मिरर रिलेटेड और क्लॉक ये सब आपका इंपॉर्टेंट बनता है, बाकी आपको यहाँ से देखना है। और जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही एग्जाम में नहीं आ रहा है तो मैंने पहले उसे काट दिया है, तो कटिंग जिसका जिसका भी कर दिया गया है वो सब आपको तो ऐसे भी नहीं देखना है, ठीक है। हो गया, यहाँ तक हमने ये देखा आपका। और एक डिटेल वीडियो आपको रीजनिंग के ऊपर मैं लेके आ जाऊंगा, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे आपका जो भी दिया गया है कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो कुछ मिसिंग है यहाँ पे, तो मैं आपको और एक बार इसके लिए बता दूंगा, ठीक है। और ये सारा कुछ मैंने ऑफिशियल साइट से लिया है, आपको इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ चीजें जो एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता, इसीलिए मैंने यहाँ पे कट किया है और साइड में आपको उसके अल्टरनेटिव में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। सो लास्टली हम देख लेते हैं अपना इंग्लिश का पार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो स्पॉटिंग एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, हाइफोन्स, हाइफोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आपका हाइफोन्स के साथ आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी एग्जाम। कम से कम 5 क्वेश्चंस आपके देखने को मिल जाते हैं इससे, ठीक है। आगे आपको मिलेगा ये रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन, लेटर राइटिंग फॉर्मेट। लेटर राइटिंग फॉर्मेट यहाँ नहीं आएगा आपका एमसीक्यू में, तो इसे आप कट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ लिस्ट ऑफ कंजंक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, लिस्ट ऑफ सिनोनिम एंटोनिम्स, प्रेसिस राइटिंग यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंटेंस करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स फॉर टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्टली आपका जो स्पेलिंग एरर्स है, स्पेलिंग एरर्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपके असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेलिंग एरर्स आर आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने आपको साइड में बता दिया। एक चीज और है कि आपका क्लास 8 to 10 का मैथ्स कहा जा रहा है फॉर ग्रेड 4, तो आपको एक चीज तो ध्यान में रखना है कि ये एग्जाम के लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है, तो हमें कुछ नहीं छोड़ना होगा। तो साथ में जो आपका थोड़ा बहुत एडवांस मैथमेटिक्स आता है ना, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट हो गया, यहाँ पे आपको नहीं बताया गया क्योंकि दिस इज द एप्टीट्यूड सिलेबस, लेकिन आपको ग्रेड 4 के लिए 8 to 10 में आपका मैथमेटिक्स लिखा गया है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर SCERT पैटर्न से हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री और आपका थोड़ा एल्जेब्रा रिलेटेड क्वेश्चंस, थोड़ा जो एडवांस मैथमेटिक्स है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आपको ये सिलेबस का कंप्लीट डिस्कशन कैसा लगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको साइड वाइज बताए और जो टॉपिक्स काटे आपको कैसा लगा मुझे बताइए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और जितने भी लोग हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल। मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आपका लिंक यहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाके उन लिंक्स को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि आपने जरूरी आपने DHS और DME का फॉर्म भरा होगा फॉर द ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। तो आप वहां पे जाके अगर देखेंगे तो आपको उन्हीं कंटेंट से पता चल जाएगा कि कितना ऑथेंटिक कंटेंट मैं आपको एग्जाम के लिए करवाता हूँ। उसके बाद आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो जाके वहां से आप देख लीजिए सारे वीडियोस को एक्सेस कीजिए। वीडियो लंबा हो रहा है, ज्यादा लंबा नहीं करते इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में with the detailed solutions of every competitive exams of Assam.